नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है रविवार। आज हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं जिनके बारे में हम लोग जानते तो हैं, हम उनके साथ संघर्षों में शामिल रहते हैं, सड़कों पे लड़ते हैं, विचारों में लड़ते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रह पाती है। ऐसे में आज हमारे साथ एक जुझारू साथी हैं जिन्होंने बहुजन के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके सुविधाओं के लिए, उनके हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं। निर्मला सामंत प्रभावलकर, आप एडवोकेट हैं बम्बई में। आप मुंबई जैसे महानगर की मेयर रह चुकी हैं। आप सदस्य रह चुकी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। आप अध्यक्ष रह चुकी हैं महाराष्ट्र महिला आयोग की। आप सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल चेंज की आप मुख्य सलाहकार हैं। आप पार्षद से लेकर के लोकसभा तक का आप चुनाव लड़ चुकी हैं। माने जनता के बीच व्यावहारिक रूप से भी और सैद्धांतिक रूप से भी लगातार उनके संघर्षों में लगातार बनी रहती हैं। तो आपका हमारे बहुजन संवाद में बहुत बहुत स्वागत है निर्मला सामंत प्रभावलकर जी। आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपकी प्रारंभिक जीवन, आप कहाँ पैदा हुई, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और वो सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी जहाँ आपने जिसमें जन्म लिया। मैं एक बहुत सामान्य परिवार की हूँ। मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। और जब मेरे पिताजी और माताजी बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन सुसंस्कृत उनका जो सुसंस्कृत पार्श्वभूमि रही उनकी, इसलिए हम मिडिल क्लास होने के नाते पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस तरह के विचार हमारे घर में थे। जिसको हम लोग कहते हैं कि सरस्वती को ज़्यादा मानते थे लक्ष्मी से, और लक्ष्मी को हमारे माता पिता ने कभी उतना महत्व नहीं दिया। तो मेरे जो पिताजी थे वासुदेव शांताराम सामंत, ये मुंबई में आए। अभी उनकी सेंटेनरी ईयर चल रही है ना। अभी वो नहीं है, मेरी माताजी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संस्कार हमें दिए थे वो हमारे सामने हमेशा आदर्श बन के रहे हैं। वो जब मुंबई में आए थे तभी उन्होंने बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिसको BSES है, उसको बाद में अनिल अंबानी ने ले लिया था। उसका नाम रिलायंस हुआ था। उसके बाद अडानी, जो अभी उन्होंने लिया था, अडानी इलेक्ट्रिसिटी करके ये मशहूर है। और मेरे पिताजी अकाउंट्स का काम देखते थे, बिलिंग अकाउंट्स, बहुत महत्वपूर्ण योगदान वो देते थे कंपनी के लिए। और वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन थी, वहाँ पे जो केबल जो लाइन, पहले ये बहुत रिस्की जॉब था, तो जो केबल्स ले डाउन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स वगैरह, इसमें कभी भी किसी एम्प्लॉय को शिकायत होती थी तो वो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। काफ़ी लोगों को नौकरी देने में, रोज़ी रोज़गार देने में उन्होंने, जो भी उनके पास है उनको उन्होंने मदद की, और जो उनको लगा कि इनको नौकरी की ज़रूरत है खुद से उन्होंने ये काम किया। तो ये हम लोग सामने से ये सब उदाहरण देखते आए थे। तो ये हमारा बचपन गया। मेरी पैदाइश भी मुंबई में हुई, बांद्रा में, जिसको हम लोग बैंड्रा कहते हैं, जो बॉलीवुड के नाम से काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे तरह तरह के बॉलीवुड के लोग बैंड्रा में रहते हैं। तो ऐसा तभी का बांद्रा था जो बैंड स्टैंड और करके काफ़ी बॉलीवुड में फेमस था। तो ऐसे बहुत ही अच्छी हमारा जो तालुका था, जो अभी ज़्यादा मशहूर हुआ है, वहाँ पे मेरा जन्म हो गया था मिडिल क्लास फैमिली में। और मेरी जो पढ़ाई है वो तरह तरह के स्कूल में हुई, क्योंकि मेरी माताजी थी, वो काफ़ी टाइम उनको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे वो ग्रामीण इलाके की थी, उनकी खेती बाड़ी थी। तो कभी कभी मुझे वो साथ में लेके जाती थी। तो कभी मेरा उधर स्कूल होता था, वापस आती तो मुझे मेरा बैंड्रा में स्कूल होता था। इस तरह से मेरा जो स्कूली जीवन था वो बहुत ही मतलब ट्रांसवर्स, ये इस तरह से रहे। मेरा पिताजी से ज़्यादा लगाव था। तब हमने माँ को कहा कि आप भले ही ग्रामीण एरिया में रहिए, रायगढ़ में। रायगढ़ में आपने रोहा सुना होगा, जो
पार्षद सुनील तटकरे जो जहाँ से अभी चुन के आए, अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहे तो वो हमारा जो रोहा था वो इलाके से मेरी माँ वागड़ी फैमिली है। वी आर बेसिकली GSBs है, इसमें तो जात पात आती नहीं, लेकिन वी बिलोंग टू सारस्वत कम्युनिटी। और बहुत ही अच्छे संस्कार मेरे माता पिताजी ने दिए थे, दोनों सेम कम्युनिटी से थे। और जब मैं यहाँ पे आ गई तो मैंने सोचा माँ को मैं पिताजी के साथ ज़्यादा ये करूँ। ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। तो मुझे अच्छा लगता था बिन प्रोग्रेसिव। उन्होंने मेरे दो भाई है, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। वही मुझे पोषण मिलता था, वही शिक्षा मुझे मिलती थी, वही मान सम्मान वो हमें देते थे। तो इक्वालिटी है और जेंडर इक्वालिटी है जो अभी हम लोग बातें सुनते हैं 35-30 साल में, तब हमारे घर में जेंडर इक्वालिटी थी। इतना मुझे मैंने सुधारणावादी फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी नेहरूवियन जो फिलॉसफी है उनके बारे में चर्चा करते थे, लेफ्टिस्ट मूवमेंट के बारे में चर्चा करते थे। हमें लेनिन रशियन क्रांति कैसे हुई, तरह तरह की क्रांतियाँ कैसे हुई, काफ़ी किताबें हमें वो पढ़ने को देते थे। हमारे घर में एक अलग शिस्त थी, जैसे कि मतलब अगर हम पढ़ते नहीं थे कोई किताबें तो पिताजी के दृष्टि से पता चलता था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, हम कुछ अगर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं तो ये सारी इज़म्स हैं, कैपिटलिज्म, देन सोशलिज्म और समाजवाद, कैपिटलिज्म और इस तरह के सारे इज़म्स जो है क्रांतियाँ हुई थी निर्मला जी, उसके बारे में हमें पिताजी ने बताया था। तो इसके लिए मेरा जो अभी जो भी पॉलिटिकल करियर बना निर्मला जी उसमें भी आपसे, वो थे। जी जी जी, बताइए। बहुत बढ़िया आपने बताया, पूरा विश्लेषण भी आपने साथ में दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके उस समय के स्कूल के आपके कोई मित्र, आपके सहपाठी जिनके साथ में आपका अभी भी संपर्क हो, और ऐसे शिक्षक जिन्होंने आपको प्रभावित किया, जैसे आपके फादर ने प्रभावित किया वो आपने बताया, ऐसे कोई शिक्षक जिनको आप याद करना चाहें आपके स्कूलिंग के जो है, तो उनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। अभी तो वो जीवित नहीं है, लेकिन तरह तरह के जैसे मैंने कहा मेरे स्कूल्स चेंज हो गए हैं और शिक्षकों का मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव हुआ। तभी के जो शिक्षक थे वो पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मेरे जो इच्छा थी, मुझे लगता है उनको मेरे बारे में बोल्डनेस बहुत पसंद आया था। तो उनको मुझे नहीं लगता था कि मैं बोल्ड हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी, कभी मॉनिटर बनाया, तो कभी वो स्कूल में जो सांस्कृतिक था, इलोक्यूशन कंपटीशन में काफ़ी हिस्सा लेती थी। इलोक्यूशन कंपटीशन में मुझे प्राइजेस भी मिलते थे। तो ये सब मेरी जो ट्रेनिंग थी मेरे तभी के जो शिक्षक थे वो करके लेते। तभी के शिक्षक बहुत ही मतलब घरेलू थे, बहुत ही घरेलू थे। हम उनके घर में भी जाते थे, अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए तो वो भी हम ला के देते थे। हमें कुछ चाहिए तो हमारे माता पिता को बुलाते थे और एनकरेज करते थे। उन्होंने मेरे बारे में कोई कंप्लेंट मेरे पिताजी से माताजी से नहीं की। तो मेरे पिताजी माताजी के बारे में उनको, खास करके पिताजी के बारे में उनको मालूम था कि सोशल मूवमेंट में वो थोड़ा सा झिझक के रहते थे और काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। कॉलेज में काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स थे हमारे, उन्होंने हमको जी, हम पॉलिटिकल साइंस से, कॉलेज में जाते हैं तो किस, जी 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 जी, हाँ बताएं कॉलेज के बारे में, बताएं आप। हाँ, अभी एजुकेशन तो हो गया है मेरा स्कूल का समझो, और फिर एसएससी करने के बाद हम लोग कॉलेज में गए। कॉलेज में भी आई वाज बेसिकली, परिस्थिति इतनी खास नहीं थी कि मैं मेडिकल में ले लूँ, और मेरे पासिंग भी इतना खास परसेंटेज नहीं था कि आई शुड जॉइन मेडिसिन और समथिंग। तो मैंने ग्रेजुएशन जो था वो इकोनॉमिक्स में कर लिया, और वो जो 4 साल थे उसमें मुझे पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में बहुत ही दिलचस्पी थी। तो मेरे ख्याल से आप उनको जानते होंगे, सदानंद वर्दे जो थे, जो मेरे पहले इकोनॉमिक्स के थे। सदानंद वर्दे जी बाद में चुनाव लड़े, वो एमएलए भी बने, उसके बाद वो शिक्षा मंत्री भी रहे। वो समाजवाद जो जो सदानंद सोशलिस्ट गौर मूवमेंट, जी शिक्षा सोशलिस्ट मूवमेंट मंत्री में भी थे, थे। वो शिक्षा मंत्री थे, उनकी मैं स्टूडेंट रही हूँ। जी और ये तो एक बहुत जानी मानी पर्सनालिटी के बारे में मैं कहती हूँ। दूसरे हमारे प्रोफेसर अडवाणी थे, वो हमको बहुत ही अच्छा करते थे, और मैंने उस विषय में ऑनर्स भी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में।
और वो जो मुझे पढ़ाते थे, जो गरीब लड़के थे, उनको कभी वो नहीं होता, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स के थे उनकी मैं लेती थी, कॉरिडोर में बैठ के कुछ थ्योरी जो थी, जो उनको मैं समझा के बताती थी उनके लैंग्वेज में, करिकुलम से। आपके उस समय के आपने कौन से संगठन के साथ में आपका जुड़ाव बना, जो आप आज आप एक जानी मानी नेत्री हैं, तो आपका क्या स्कूल या कॉलेज के दिनों में कभी किसी संगठन से, पार्टी से, कोई छात्र संगठन से, युवा संगठन से कोई संपर्क संबंध रहा, आपको कोई जिम्मेदारी थी? मेरी, जी जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक इंसान परिवार में आगे जाता है तो उसके पीछे परिवार के दूसरे जो सदस्य होते हैं उनका भी योगदान रहता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे जो बड़े भाई है धनंजय सामंत, वो एक्चुअली पॉलिटिकली स्टेबल थे, मोटिवेटेड थे, और हम लोग जो थे वो छोटे छोटे संघर्ष करते थे लोकल, इसमें पुलिस स्टेशन में जाना और किसी के ऊपर अन्याय हो करे, लाइब्रेरी की इलेक्शन लड़ना, उसमें जीतना। तो हम लोग काफ़ी मशहूर हो गए थे छोटे उम्र में, 20-22 साल में। तभी मेरे भाई ने कांग्रेस पार्टी जो थी, मेरे पिताजी कांग्रेस से, सीपीआई से, मतलब कम्युनिज्म से क्लोज थे, लेकिन साथ में उनको ये लगता था कि नेहरू जी जो है वो भी पंडित जी है, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया है, तो हमको थोड़ा मिक्स इकोनॉमी में जाना चाहिए। तो हमारा जो लगाव था धीरे धीरे वो कांग्रेस के प्रति हुआ था, इंदिरा जी के कारण, उसके पहले नेहरू जी के कारण, और उसके पहले बहुत सारे जो नेता जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया। तो हम लोग यूथ कांग्रेस से बिलोंग करते थे। मेरे हम लोग यूथ कांग्रेस के साथ काम करते थे, और तभी ये इनकी एंट्री हो गई थी, संजय गांधी जी की। और संजय गांधी जो राजीव जी के छोटे भाई थे, तभी राजीव जी की एंट्री नहीं हुई थी, हमारे देश के आदरणीय माजी पंत प्रधान। तो तभी संजय जी काफ़ी मशहूर थे, और संजय जी का अचानक मुंबई बांद्रा में आना हुआ। तभी कोई ऐसी सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो हम उनको मिले। तभी उनकी छोटी सी ये थी, मारुति टाइप उनका कोई व्हीकल था, और उनको हमने, उनके साथ ही हम लोग बैठ गए, और मैंने उनको थोड़ा गरीब तबका हमारे इधर का सब दिखाया। तभी उधर अतिक्रमण हुआ था, तो हमने बोला कि इनको जानबूझकर वो हटाया गया है, गरीब लोग हैं, आप इनके लिए कुछ करिए। तो उनको अच्छा लगा वो दौरा, उनके जिसको अभी लीलावती हॉस्पिटल कहते हैं ना, बैंड्रा रिक्लेमेशन, वो सब एरिया में मैंने उनको, मैंने और मेरे भाई ने उनको ये किया था, मतलब थोड़ा सा टूर किया था। और उनको भी मतलब उधर ऐसा राजनीति ऐसा कुछ थी ही नहीं मन में। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ कि मैंने राजनीति में जानबूझकर कदम रखा नहीं है। राजनीति, पॉलिटिकल एस्पिरेशन वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे राजनीति और जिस तरह से ये सिर्फ नेतागिरी करते थे, गले में हार डालना, किसी की बैक पकड़ना, साइकोफेंसी करना, बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन मुझे समाज कार्य काफ़ी पसंद था। तो समाज कार्य करते 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 लोगों से पहचान हुई, और मुझे पार्टी से ऑफर हो गई कि आप चुनाव में क्यों नहीं आते। तो व्हाट आई वांट टू से कि हम लोग कांग्रेस से जुड़े थे, मेरे भाई ज़्यादा एक्टिव थे, और जब भी 33% आरक्षण हुआ तभी मुझे दत्त साहब ने, सुनील दत्त साहब ने, मुरली भाई ने, मुरली भाई इज़ माय वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंटर, मुरली देवरा जी। तो वो महिलाओं के लिए देखते थे कि कौन महिला जो पढ़ी लिखी है और जो चुन के आने की जो इलेक्टिव मेरिट्स रखती है। मतलब ये कांग्रेस पार्टी का ही आना जाना था, ऐसा कोई दूसरी पार्टी थी भी नहीं। तो चुन के आना निश्चित ही था, लेकिन अच्छा जी कैंडिडेट इसमें मिलना। जी बताइए। निर्मला जी, आप, एक सवाल ये है, संजय गांधी जी की जो छवि है वो हाँ। जुड़ी है नसबंदी के साथ में, छवि वो जुड़ी है जी जी तुर्कमान गेट के अंदर, जो जी जी। वहां पर मतलब आपने अभी अतिक्रमण की बात की, जिस तरीके से वहां पर हटाया गया था, तो इस सब के ऊपर कभी आपने सोचा या आपकी कभी नहीं, बातचीत हुई मैं संजय बहुत ही गांधी जी छोटी से? थी। क्योंकि नहीं, मैं आई मतलब वाज उनका बहुत सारी चीजें थी। जी जी, आई वाज अ जी माइनर बोलिए। चाइल्ड दैट टाइम। मैं बहुत छोटी थी तभी। मैं 17-18 साल की थी। मुझे इतना राजनीति पता नहीं थी। जो आपने जो कंट्रोवर्शियल चीजें कही वो काफी बाद में हुई, बहुत ही बाद में हो गई है। और हमें हमें नाबा क्या कहते, बालिग होने के नाते ये सब नहीं था। इंदिरा जी के ये है, पुत्र है,
और वो यहाँ पे आ रहे हैं, ही वॉज वेरी डायनेमिक। तो हमें लगा, हमें किसी ने बोला कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो तभी कांग्रेस और इतने एक्टिविज्म यूथ को ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हमने चलो चलो जैसे कैजुअली आते हैं तो हम भी कुछ ये दिखाएंगे उनसे। उसके बाद में ये सारी चीजें हैं, और मैं राजनीति में तभी सक्रिय नहीं थी और ना मेरे भाई सक्रिय थे। हम लोग यूथ कांग्रेस में तो बाद थोड़ा में थोड़ा आपका थोड़ा, संपर्क नहीं रहा संजय गांधी जी नहीं से, बाद उसके में बाद संपर्क नहीं रहा? ये जो आपने नहीं। बताया, इंटरेक्शन हाँ, बताया आपने, उनको घुमाई जगह, इसके बाद में आपका नहीं इंटरेक्शन कभी, रहा क्या उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तभी ना मोबाइल थे ना कोई प्रसिद्धि के पीछे हम लोग थे। मैं आई वॉज अपियरिंग फॉर एलएलबी का एग्जाम में, मैं मेरा लास्ट पेपर था, आई थिंक इट वॉज 21 जून और समथिंग। और मैंने 20th और 21 जून की इसमें 1978 ऐसा कुछ होगा, पोस्ट इमरजेंसी, तभी मुझे लास्ट पेपर मैंने लिखा और लास्ट लाइन लिखी, और मुझे सडनली पता चला, एग्जामिनर ने कहा कि संजय जी जो है वो उनका एक्सीडेंट हो गया, डाइड। तो मुझे एकदम अचानक से एकदम सदमा लगा। आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तभी कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत नर्वस हो गई। मैंने उनको कभी ये नहीं था सोचा होगा कि बाद में ग्रेजुएशन वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद कहाँ पैसा था दिल्ली में जाना मिलना, घर में कहाँ छोड़ते थे। तभी तो दिल्ली जाना, क्या हम लोग चर्च गेट ही जाते तो ही काफी था। तो ऐसा था, पॉलिटिकल कोई मोटिवेशन नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल इनोसेंट जैसे रहते हैं ना कार्यकर्ता, जो अपने अपने इसमें रहना पसंद करते हैं। नॉट वेरी, जिसको कहते हैं ना, महत्वाकांक्षा नहीं थी ऐसी। आई वॉज नॉट अ जिसको महत्वाकांक्षा बहुत है और एट एनी जी कॉस्ट जी। मुझे कुछ करना, ऐसा नहीं था। तो आपने, आपको जिम्मेदारियां क्या क्या मिली पार्टी के संगठन में, और कब? पार्टी के संगठन में जिम्मेदारियां मिलती थी, कुछ ना कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी, लेकिन प्रमुख जिम्मेदारी कभी ऐसे मिली नहीं, क्योंकि देन मैंने मेरा प्रैक्टिस, आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस एज अ लॉयर। मैं बहुत ही अच्छी लॉयर बनी, और मैंने पार्टी के संगठन को इतना ज़्यादा ये नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं पार्टी संगठन में जाती तो ब्रेड एंड बटर था एक। उसके पहले मैं इंडियन एयरलाइंस में काम करती थी, मेरे भाई एयर इंडिया में थे, क्योंकि हमको रोजी रोटी और खुद का ये ब्रेड एंड बटर अर्न करना बहुत ज़रूरी था। राजनीति में हमने कभी रोजी रोटी का वो नहीं किया, मतलब दैट वाज नेवर इंटेंशन। तो डेफिनेटली हम लोग सर्विस क्लास से जुड़ गए, और साथ में मुझे लगा कि नहीं, आई शुड ज्वाइन गुड प्रोफेशन। और मैंने फिर एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद बीच में मैंने नौकरी भी छोड़ दी, एंड आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ फिर जब संगठन में लोग बुला बुला के लेते थे कि आप ये बनो वो बनो, तो मैं जब देखती थी संगठन के लोग वगैरह, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि बहुत कुछ मतलब अन्याय के खिलाफ संगठन को छिड़ के उठना चाहिए, उस तरह का मुझे नहीं दिखा, क्योंकि इट वॉज अ रूटीन वर्क एंड कांग्रेस वॉज ऑलवेज इन पावर, तो किसके खिलाफ आवाज उठाए, ये बात थी। लेकिन लोगों का जो काम था, फिर वो कमिटी में जाना, फिर रेशनिंग कमेटी, गैस कमेटी, वो कमेटी, मैंने बोला आई डोंट वांट टू टेक एनी पोस्ट एंड पोजीशन। आई एम ऑलवेज फॉर द पार्टी, आई एम देयर फॉर द आइडियोलॉजी। जब भी मेरी जरूरत लगे आप मुझे बुलाना, मैं अपना छोड़ के आ जाऊंगी। और सारी इलेक्शन जब जब भी दत्त साहब लड़े, उसके पहले काफी लोग लड़े थे, तभी हमने घर, मेरे घर में ऑफिस हुआ करता था। ऐसे कि अगर आप बोलेंगे कि हमारा छोटा सा घर था, लेकिन उधर सब बच्चों को लेके कार्ड लिखना, ये करना, कैंपेन करना, इट वाज अ टेम्पररी कैंप बना रहता था। उसके बाद जो भी चुन के आते थे उनके पास कभी हमने एक लेटर भी नहीं लिखा कि हमको ये दे दो, कभी भी नहीं। वे सेल्फ सफिशिएंट, और हमें जरूरत भी नहीं पड़ी उस चीज की। जी। यस। मुझे लगता है कि शायद फ्रीज हो गया है। नहीं नहीं, आई कैन हियर जी यू। जी। मैं आगे बढ़ते हैं हम सुन रही लोग। हूँ। अब पहला चुनाव, आपने पहला चुनाव कब लड़ा और कहाँ से लड़ा? हाँ जी, और जब उसके चुनाव के अंदर जो आपको जी जी जीत हासिल हुई। मैं सबसे पहला चुनाव जो था, जो बांद्रा से मैंने नगर सेवक का चुना लड़ा, तभी मुझे ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी
ने मुझे टिकट दिलाया। जैसे मैंने कहा कि मुरली देवरा जो सांसद रहे, मिलिंद देवरा जो अभी उनके पिताश्री, और वो काफ़ी एंड ही वाज अ चीफ। तो तभी तभी तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उनका दौर था मेरे ख्याल से, और राजीव जी की डेथ हो गई थी। हाँ, राजीव जी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और तभी जो आरक्षण डिक्लेयर हो गया था महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, तो मेरा जो जहाँ पे मैं रहती थी वो आरक्षित हुआ था, तो काफ़ी महिलाओं ने अप्लाई किया था। तो दत्त साहब ने मुझे बुलाया, मुरली भाई ने बुलाया कि आपने क्यों नहीं, लास्ट डे है फॉर्म भरने का, आप भरिए ना फॉर्म। तो मैंने उसको मजाक में बोला कि आई एम अ लॉयर, आई एम अ प्रोफेसर, एंड आई विल नॉट बी एबल टू गिव सो मच टाइम फॉर दिस बेसिक सिविक एमिनिटीज। इफ़ यू रियली अगर आप मुझे देना चाहे तो आप मुझे एमएलए का वगैरह टिकट वगैरह दीजिए, जो मेरे इसमें से। तो वो मेरी गलती थी ऐसा बोलना, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो उन्होंने मुझे समझा के बताया कि वो तो अगली स्टेप रहेगी, तो आप देखो इसमें से आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो आई ओबेड देयर ऑर्डर, एंड मैंने फॉर्म भरा, और फिर इंटरव्यू ले लिया, और मेरी सीट जो है वो डिक्लेयर हो गई। और मैंने मेरे लिए कैंपेन करने के लिए दत्त साहब आए थे, सुनील दत्त साहब, उनका वो सांसदीय क्षेत्र था सुनील दत्त साहब का, वो बड़े अच्छे थे। और उन्होंने भी देखा था उनके 2-3 चुनाव में, आई वॉज हेल्पिंग हिम वेरी क्लोजली। तो उस तरह से मैं जीत के भी आ गई। तभी तो बीजेपी थी ही नहीं जब हमने 19 मेरे ख्याल 1993-94 में मैंने चुनाव लड़ा था। तभी तो बीजेपी का मेरे ख्याल से कोई कैंडिडेट ही नहीं था, मतलब जैसे है कि ना के बराबर है। तभी जनता दल काफ़ी पावरफुल था, जनता दल। और बस उसी में इसमें मैंने 5 साल के लिए बांद्रा, अगर मैं बोलूँगी आपको बांद्रा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मैं बता देती हूँ कि सारा जो लीलावती हॉस्पिटल से लेके ताज लैंड स्टैंड और पूरा जो बैंड स्टैंड है वो से लेके पूरा कुछ झोपड़पट्टी इलाका, बांद्रा स्टेशन, ऐसा हिल रोड, पाली हिल वगैरह, वो सब सारा जो इलाका था वो मेरा चुनाव का जो ये था प्रभाग था एज अ काउंसलर। आपके शायद क्योंकि लोग जो है वो मुंबई से नहीं, आपके जो प्रेक्षक है काफ़ी सारे भारतवर्ष से भी देखते होंगे, तो उनके सामने थोड़ा आइडिया आने के लिए मैंने प्रभाग का ये यहाँ वर्णन किया। तो वहाँ से मैं बहुत बड़े अच्छे से मार्जिन से जीत के आई, और शिवसेना मेरी मेन अपोनेंट थी। तभी शिवसेना का भी बड़ा जलवा था, तो लेकिन उससे ज़्यादा जलवा कांग्रेस का था। और जनता दल और शिवसेना को हमने वहाँ से डिफीट किया। मेरे सारे लोगों ने मुझे मदद किया, कैंपेन की बहुत आसानी से हम लोग। यू विल नॉट बिलीव, आई मस्ट नॉट हैव स्पेंड मोर देन 25-30,000 रुपीज़, और लोगों ने मुझे चाय पिलाया। तो अगर अच्छा माहौल हो तो लोग आपको चाय पिलाते हैं और आपको जिता के लाते हैं, और ज़्यादा कैंडिडेट को खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये जो, और पार्टी ने तभी मुझे डोनेशन दिया था 10,000 का, तो भी मुझे काफ़ी लग रहा था 10,000, माय गॉड, करे क्या इसका। तब पता चला कि बैनर्स लगाना, वो कार्ड, इसके लिए लगता है पैसा। सो दिस इज, लोगों ने मेरा चुनाव लड़ा, ऐसे मैं कह सकती हूँ। आगे तो आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जो है आपका, आप असेंबली के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगी, वहां पर इश्यूज जी पे जी डिस्कशन हाँ, हुआ, आपकी क्या प्रायोरिटी रही, आपने वो जो किन 5 किन साल मुद्दों थे को ना, वहां हाँ, पर हाईलाइट किया, असेंबली मुख्यमंत्री में कौन थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा एक गैप है इसके बीच में। मेरा जो 5 साल का टर्म था, ये जो चुनाव का, तभी मैंने फर्स्ट ईयर में मुझे चुना गया उसमें शिक्षण समिति की अध्यक्ष करके। और तभी हमारे यहाँ कम से कम 1500 स्कूल थे और 10 लाख स्टूडेंट थे, महानगर पालिका, नगर निगम के। उसमें मेरा काम अच्छा रहा, स्कूलों की मरम्मत करना, शिक्षकों का ये करना, ये वगैरह। तो एक इमेज अच्छी बनी बम्बई में, ये नेता देख रहे थे शायद। तो जब उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी में मैं एक सदस्य रही थी, और उसके बाद तीसरा जो टाइम आ गया तो उन्हें महापौर कौन होगा, तो हमने थोड़ा सा ये बताया था, किसी लोगों ने मुझे बताया था कि 33% महिलाएं आई हैं, व्हाई नॉट, अभी आप महापौर के लिए क्यों नहीं आपके पार्टी के नेता को कहते हैं। तो मैंने मुरली भाई को सबको बोला कि आप महापौर किसी भी को बनाओ, लेकिन लेडी को बनाओ। तो फर्स्ट टाइम इट विल बी अ हिस्ट्री
कि अभी भी मुंबई ने महापौर नहीं देखा है। तो उन्होंने बोला आपको इंटरेस्ट है? मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोई भी महिला अगर महापौर बनेगी तो हमें अच्छा लगेगा। तो ये शरद पवार जी के साथ उन्होंने चर्चा की। उन्होंने तभी दिखाया नहीं मुझे कि उनके मन में वो जो हम लोग ने ख्याल डाला है वो उन्होंने पिकअप करे, वो जर्मिनेट हुआ, वो मुझे नहीं लगा था। तो उन्होंने बाद में फिर मुझे बुला लिया कि आपकी जो आइडिया हम लोग ने शरद पवार जी से डिस्कस की है, ये इलेक्शन का भी है और महापौर हम लोग है, वी आर डिसाइड टू गिव टू अ वुमन। तो मैंने बोला बहुत अच्छा। तो उन्होंने बाद में रात को मुझे एक फ़ोन आ गया मुरली भाई से कि हम लोग शरद पवार जी से बात की है, आपका नाम हम लोग ने प्रपोज किया। आई वॉज सो शॉक्ड कि मैंने बोला ओ माय गॉड। तो बोलते फिर आप अभी किसी को बताना मत। और फिर मेरा महापौर पद का चुनाव हो गया, क्योंकि उसमें भी चुनाव होता है और आपको मालूम है कितना अंदर से सैबोटेज होता है, गिव एंड टेक होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तभी वो ज़माना नहीं था, लेकिन पार्टी वॉज बिट स्केर्ड दैट आई शुड नॉट गेट डिफीटेड। तभी बीजेपी के काफ़ी बड़े पैमाने पे दूसरे इलाके से, मेरे यहाँ तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, पर बीजेपी के सरदार तारा सिंह थे वगैरह और शिवसेना काफ़ी हावी थी। तो शायद उन्होंने बोला कि आपको ये हरा देंगे। तो बहुत अच्छी रणनीति हो गई और मुझे पार्टी ने जीता के महापौर भी बना दिया। तो उसके बाद फिर जब 1996 में बाबरी मस्जिद गिरी, तभी 1996 1994 90, हाँ, तभी जब बाबरी मस्जिद गिरी तब बहुत बड़ा जनाधार कांग्रेस का था यहाँ पे, वो शिफ्ट हो गया जहाँ पे ये जो मुलायम सिंह यादव जी है उनके तरफ, या मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी समाजवादी। तो मुझे पार्लियामेंट के लिए बोला गया था कि वाई डोंट यू कॉन्टेस्ट। तभी मैंने असेंबली नहीं किया, पार्लियामेंट के लिए उनको कोई ऐसे फेमस वेल नोन ये नहीं मिलते थे। तभी मेरा मेयर के हिसाब से नाम परिचित हुआ था लोगों को, तब मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। वो भी मैं थोड़े वोटों से हार गई, क्योंकि हमारा अभी जैसे आघाड़ी है वैसे आघाड़ी नहीं थी। तो आई लॉस्ट, गॉट डिफीटेड टू, और अगर हम लोग साथ में थे तो आई वुड हैव वन बाय 35-40,000। तब जो चीज़ अभी जो वर्षा गायकवाड़ जी आई है ना चुन के, वो इलाका था, उसमें दत्त साहब ने रिफ्यूज़ किया था। तो उन्होंने दत्त साहब को भी खुशी हो गई कि उन्होंने बोले एक अच्छा कैंडिडेट नरसिंह राजन, शरद पवार जी का उनके बड़ा रोल था। मैं कहीं लॉबिंग करने को भी गई नहीं थे, घर से खाली पूछा था अगर है मेरे लायक आप बता दीजिए, आई एम वेरी कीन, अगर कोई दत्त साहब नहीं लड़ रहे हैं तो यू कैन थिंक ऑफ मी। तो मुझे इतना आज खुशी हो रही है कि लीडरशिप भी क्या थी तभी की, कि उन्होंने इमीडिएटली मान लिया। मैं एक दिन भी दिल्ली नहीं गई और मुझे फ़ोन आ गया पवार साहब के यहाँ से कि नरसिम्हा राव जी के साथ आपकी बातचीत हुई, वो आपको जानते हैं ये असल में निर्मला जी ये बिल्कुल जी जी ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। ये एकदम अकल्पनीय लगता है इस समय, क्योंकि इस समय टिकट लेने के लिए, है ना, नहीं मैं कह रहा हूं कि इस समय जो ये अकल्पनीय लगता है, इस समय टिकट लेने के लिए गणेश परिक्रमा तो एक है, पैसा भी चलता है, नेता को खुश कैसे रहे नेता, उसके पास को भीड़ दिखाओ, ताकत दिखाओ अपना, ये सब कुछ चलता है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि आपको बुला करके टिकट दिया गया, वो भी कांग्रेस के अंदर दिया गया, वो बहुत ही जो है विशिष्ट एक तरीके की बात है। तो हम लोग जी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये महापौर के तौर पे कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि याद किए जाएंगे लोगों के द्वारा, या आपको ऐसा लगता है कि आप जो करना चाहती थी वो आपने कर पाई? आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे काम? एक तो ऐसा है कि महापौर का कार्यकाल तो तभी 1 साल का था, और 1 साल में तो बहुत कोई पॉलिसी वगैरह बनना बड़ा मुश्किल था, ये मैं पहले एडमिट करती हूँ। लेकिन 3-4 पॉलिसी जो मेरे मेरे हिसाब से जो मैंने बनाई थी, वो एक तो स्कूल एडॉप्शन सिस्टम था, जो गरीब स्कूलें हैं वो उनको ये एडॉप्ट करना। तो म्यूनसिपल स्कूल्स तो काफ़ी स्कूलें उस टाइम निजी जो हक कॉरपोरेशन का ही रहेगा, लेकिन लायंस क्लब है, कुछ अच्छे लोग हैं, उनका नाम देना उचित रहेगा, क्योंकि उन लोग फंड्स लगाएंगे, स्कूल को मरम्मत करेंगे। तो स्कूल एडॉप्शन पॉलिसी जब मैं शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी तभी मैंने लाई थी, और जब महापौर बनी तभी वो उसको और इम्पोर्टेंस दिया। फिर महिलाओं को रोजगार देना, वो पॉलिसी भी मैंने इनके यहाँ लाई।
फिर जहाँ के कॉरपोरेशन के जो ये रहते हैं, कुछ स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, उसमें सिर्फ महिलाओं को देना, और खास करके गरीब जो महिलाएं हैं और उनमें हुनर है काम करने का, दे शुड नॉट सेल इट ऑफ टू दिस वन टू, मतलब उनको एक इंस्ट्रूमेंट ना बनाया जाए, पीछे कोई ओनरशिप और हो, प्रॉक्सी नहीं चाहिए, ओरिजिनल वो महिला है उसका ही घर, उससे चलना चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना चाहिए। वो था। फिर ये जो हमारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी है, तो उनको 3 महीने की जो मैटरनिटी लीव होती है, तो अगर इफ शी अडॉप्ट द चाइल्ड ऑल्सो, तो वो चाइल्ड अडॉप्ट करती है, अगर उनको बच्चा को अडॉप्ट करना है, तो वो उनको हमने ये किया था कि इफ शी हैज नॉट डिलीवर्ड अ बेबी, स्टिल लैक्टेटिंग मदर नहीं हो तो, लेकिन लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, वो कॉरपोरेशन ने मंजूर किया था। फिर जो 1.5 लाख कर्मचारी थे हमारे, तो उनका जो ये था, मतलब उनको जो ड्यू उनकी यूनियंस की डिमांड थी, उसको मैंने काफ़ी मदद किया है। मतलब बड़ा स्ट्राइक होता था और पूरा ठप हो जाता था मुंबई शहर। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव लिया कि हाउ टू डील विथ ट्रेड यूनियंस के साथ उनको हावी भी नहीं होने देना है, क्योंकि उन लोग बहुत अनाप शनाप अगर डिमांड कर, ट्रेड यूनियन के आपस में भी बहुत कंपटीशन रहती है, तो हाउ टू एंड कॉरपोरेशन का भी सुप्रीमेसी रहना चाहिए। मेरे साथ शरद काळे जी थे, वो जब भी, अभी वो नहीं है, ही वॉज अ म्यूनसिपल कमिश्नर, ही टॉट मी द टैक्टिक्स ऑफ डीलिंग विद। अभी जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, उन्होंने, मैंने जब उनकी डिमांड नहीं मांगी तो शरद पवार जी के यहाँ गए, वो आपकी बम्बई की मेयर है, शी इज़ वेरी टफ एंड शी इज़ नॉट लेटिंग दिस वन, तो ये वगैरह। शरद पवार जी ने मुझे रात को 1:30 बजे, क्योंकि 2-2 बजे तक उनके यहाँ मीटिंग चलती थी, तो मेरा टाइम 1:30 बजे आ गया। एंड देन आई टोल्ड हिम कि यहाँ तक ही हम लोग दे सकते हैं, एंड दे शुड नॉट बी, इट वाज एग्रीड। एंड सुबह के मॉर्निंग पेपर में वो बड़ा लंबा स्ट्राइक चला, तो वो मेरी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है। काफ़ी कानून चाहिए, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, क्योंकि मुंबई में जो सीवेज है, जो पानी गंदा पानी है, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होना बहुत ज़रूरी था, जिसको हम लोग बारिश के जो ये थे, तो उसमें मैंने सिटी के सिविक जो स्ट्रक्चर थे, जो दिखने में नहीं आता है, तो वो काफ़ी ये था, उसमें मैंने उसमें का ये पॉलिसी के लिए मदद की, और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा मतलब वातावरण रह गया। जानी मानी जो महिलाएं थी जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उनको हमने सम्मानित किया, अवार्ड्स काफ़ी दिए। और मेरे ख्याल से शरद पवार जी के साथ वो मुख्यमंत्री होने के सबसे बड़ा था महिला धोरण, जो 33, आज उसको 31 ईयर्स हो गए। तो महाराष्ट्र देश में पहला है जो विमेंस पॉलिसी लाई थी, उनका सारा श्रेय पवार साहब को जाता है, लेकिन ही गिव मी दैट काइंड ऑफ पार्टिसिपेटरी, ये तो मेरे हाथ से उन्होंने, और नजमा हेपतुल्ला जी थे राष्ट्रपति जी थे, अभी हमने सबसे पहला महाराष्ट्र में महिला धोरण लाया था, तभी मैं महापौर थी, और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हम लोग लेते थे सारे लोगों को। 33% रिजर्वेशन, 74th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट और लॉस के बारे में काफ़ी रिफॉर्म्स में मेरी दिलचस्पी रही और योगदान देने की कोशिश की। जी जी हम लोग जो है आप ने जो चुनाव का पूरा विश्लेषण किया था उस समय जब आप चुनाव लड़ी, और आज जो चुनाव होता है, अभी आपने वर्षा जी का आपने नाम बताया, तो उनका आखिर अभी लेटेस्ट उनका चुनाव है, आपको क्या अंतर दिखलाई देता है? मतलब पॉलिटिक्स के अंदर क्या कुछ बदला है? मतलब हम लोग तो ये देख रहे हैं कि जो चुनाव हो रहा है वो 50 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है, 10 जी करोड़ और जी 20 करोड़ के नीचे तो कोई चुनाव ही नहीं है लोकसभा का। जी जी तो इस सबको आप जी कैसे देखते हैं, और ये चेंज अचानक कैसे हुआ, इसके बारे में आपका क्या विश्लेषण है, और इसमें सुधार की क्या कोई जरूरत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी एक्चुअली क्या था कि हम लोग जो चेंजेस अब देख रहे हैं वो सडन नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे ही पहले से ही थे, लेकिन एक समय ऐसा होता है वो ज्यादा इजीली दिखते हैं, क्योंकि जब ये जो जब चुनाव में चुन के आने के बाद जो अमर्याद सत्ता मिलती है, और आप जो स्टेट की जो रेवेन्यू उसके ऊपर आप निर्णय में रहते हैं। और पहले क्या था, पॉलिटिकल लोग ऐसा नहीं थे, पॉलिटिशियंस आल्सो यूज्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ द स्लम लॉर्ड्स, जो स्लम लॉर्ड्स थे जिनके हाथ में वोटिंग थी, उनके हाथ में कुछ अलग अलग तबके के वोटर्स उनके हाथ में रहते थे,
और क्रिमिनलाइजेशन राजनीति का तभी से था, लेकिन इतना बहुत नहीं था। वो क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियन, उसमें नेक्सस नहीं था, इतना स्ट्रांग नेक्सस नहीं था। थोड़ी बहुत उनको शराब पिलाना, पैसे दिलाना, क्योंकि एक गट्ठा जो वोटिंग है वो उनके तरफ होता है। तो वोटिंग के लिए जो एक गट्ठा, एक चंक ऑफ वोट्स करने के लिए पैसा लगता था, शराब देना, ये देना वगैरह, वो राजनीति में होते रहता था, लेकिन इतना नहीं था रातों रात ये बांटना। लेकिन मुझे कब ये चीज की लगता था कि ये मैं सब नहीं कर पाऊंगी, तो शायद मैं चुनाव जीत भी नहीं पाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट, दिस इज नॉट माई पॉलिटिकल। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये जो क्रिमिनलाइजेशन इतना हुआ कि लोगों को ये लगा कि अरे ये राजनीति के लोग जो हमारे से ये हम काम करते तो वो जीत के, तो हम ही क्यों नहीं चुनाव लड़े। और सम पीपल स्टार्टेड कंटेस्टिंग इलेक्शंस, दे हैव एफआईआर, जिनके नाम पे एफआईआर थे, इनके यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, स्लम्स को बेघर करने की एक्टिविटीज थी, और कहीं कहीं तरह से उनको टिकट मिलने लगा तो वो नगर सेवक बन के आए। पहले तो इंडिपेंडेंट नगर सेवक बने, किसी पार्टी ने उनको चुन नहीं दिया तो कुछ कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए बने। इन एमएलए बनने के बाद उन्होंने लोगों के इतना काम किया और इतना पैसा वेस्ट किया। तो कभी कभी लोगों को लगता है यार जो सॉरी जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफिशियल है वो लोग इतना काम नहीं करते, इतना इंडिपेंडेंट लोग करने लगे, बट उनका जो बैकग्राउंड था वो क्रिमिनल था। तो लोगों का हमको इतना आश्चर्य लगता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है फिर भी लोग उनको जीत के देते हैं। तो लोग इसको महत्व नहीं देते, लोग बोलते हमारा काम कौन कर रहा है, उसको हम लोग दे देंगे अगर आप, तो इस तरह से फिर वो एमएलए बन जाते हैं, फिर उनके पास ताकत आ जाती है, फिर उनको ऐसे करके करके फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। तो एक जो कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने लोग उनके साथ रहे। वो नंबर गेम्स में फिर उन लोग ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देने लगे, इलेक्टिव मेरिट, और इलेक्टिव मेरिट में पैसा सबसे बड़ा इलेक्टिव मेरिट हुआ। मतलब इमेज ये कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर हावी हो गया इलेक्टिव मेरिट्स में मनी। तो जो सिस्टम थी टिकट लेने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक जो लॉबिंग करनी पड़ती थी, वो अच्छे जो इमेज के लोग हैं या उनके पास पैसा नहीं, इमेज है, लोग उनको चाहते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं वो पार्टी को भी चाहना चाहिए ना। तो पार्टी की चाहत और लोगों की चाहत में एक बहुत बड़ा दरार था। तो इसके इसके वजह से ऑटोमेटिकली एक पैसे को इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गया, एंड रॉन्ग तरह से पैसा लाना। ये मतलब यहाँ पे जो है डेवलपमेंट है, बिल्डर लॉबी है। मुंबई में तो क्या है, स्लम लॉबी, बिल्डर लॉबी, ये सब है, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह है। तो वहां से ये नेक्सस बहुत हो गया और पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया। और अच्छे अच्छे जो लोग थे संगठन में, वो इच्छा होने के बाद ना संगठन उनको आगे बढ़ा पाए ना, ये इस तरह से अभी हो गया है। अभी के जो चुनाव आपने देखा था, तो वर्षा गायकवाड़ तो बहुत अच्छी कैंडिडेट रही, क्योंकि वहाँ की वो एमएलए भी रही, और का, काफी टाइम से वो वहां से एमएलए रही। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं कम पैसे से चुन के आए थे, क्योंकि अभी की जो परिस्थिति ऐसी थी ना कि जो सरकारें टूटी थी, तो लोगों की बहुत सिंपैथी आघाड़ी कैंडिडेट को थी। इसका फायदा जो वर्षा जी को हुआ, मुंबई में सारे अच्छे कैंडिडेट्स को हुआ, उसका फायदा। इसमें बहुत कम पैसा लगा, क्योंकि लोगों को हमको पैसा नहीं देना पड़ता है, और जिनको पैसा देते गारंटी नहीं कि उनके पास वोट्स होंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ कि लोगों के पास वोट्स है, लोग पैसा नहीं मांग रहे थे, लोग परिवर्तन चाहते थे। वो परिवर्तन की जो एक लहर थी, सुप्त लहर थी, उसमें ये हो गया। मतलब उसमें हमारे सारे कैंडिडेट थे एक्सेप्ट पीयूष गोयल, वो सब जीत के आए। जी जी। हेलो। जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, विधायकों को जी खरीदा गया, जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ा गया जी और सरकार में शामिल किया गया, जी आपको लगता है कि ये चुनाव के अंदर मतदाताओं ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया की और इसके खिलाफ लोगों ने वोट जी। दिया, आप ये कह सकती हैं क्या? बिल्कुल कह सकती, क्योंकि मैंने काफी जगह मैंने कैंपेन भी किया है, काफी पब्लिक मीटिंग मैंने वर्षा जी के लिए था, सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो लोग ही मुझे हमें सब आके बताते थे
ये सुप्त लहर जब से चली, जिस दिन सरकार टूटी, जिस दिन ये असंवैधानिक सरकार बनी, तब से मैंने लोगों का गुस्सा देखा। क्योंकि मैं खुद को खूब कम पॉलिटिशियन समझती हूँ और एक आम इंसान समझती हूँ खुद को। और एक आम इंसान के नाते जब मैं लोगों के साथ जाती हूँ, लेक्चर के लिए जाती हूँ, संगठन के लिए जाती हूँ, कोई इंटर, तो सब लोग मुझे यही बताते कि देखो ना ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने फिर क्या, नहीं नहीं हम लोग इसका ये करेंगे, हम ये नहीं हमें अच्छा लगा। तो एक सुप्त लहर होती है ना, एक जिसको कहते हैं कि सुप्त लहर, मुझे हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। एक थी, एक वेव थी जो दिख नहीं रही थी। तो वो लोगों ने तय किया था, और 80% जो रोल है लोगों का ही है गवर्नमेंट चेंज करने के लिए। बहुत बड़े तादाद में लोग, चुनाव का रोल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से डेट के ऊपर डेट दे रही थी वो उनको पसंद नहीं आया। फिर जिस तरह से पॉलिटिकल ये जो सेंटर की गवर्नमेंट है, मोदी शाह, इन्होंने जिस तरह से ये मिसयूज किया और ये किया, अच्छी सरकार जो लोगों ने लाके रखी थी उसको दिया, तो लोगों को गुस्सा है। उनको लगा कि हमारे वोट का ये इन्होंने ये किया है। वी डिड नॉट वोट फॉर दोज पीपल हु आर नाउ इन पावर। तो उन्होंने वो जो था आने वाले चुनाव में उनका अधिकार था, वो उन्होंने अधिकार ये किया, कर्तव्य किया। उसके नतीजे ऐसे आए कि लोकसभा में आपने देखा, और मेरे ख्याल से विधानसभा में भी जी उसका रिफ्लेक्शन जरूर जी। होगा। मैं, क्योंकि आपके यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, जब लोकसभा चुनाव था तो एक तरीके से सबसे बड़ी जो पावर थी वो तो शिवसेना की थी। उद्धव ठाकरे ने जितने भी समय चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम किया, बढ़िया काम किया, और मुझे लगता है कि उन्होंने लोगों को इम्प्रेस किया अपने काम से, अपनी शैली से, अपना एक मध्यम मार्ग से। तमाम जी जी। तरीके के उन्होंने अपने भीतर बदलाव किए, शिवसेना के अंदर एक सेकुलर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का भी काम उन्होंने किया। जी लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उनको नहीं मिला। सबसे ज्यादा लाभ कांग्रेस को मिला, फिर एनसीपी को जी मिला, फिर हम्म, ठाकरे जी को मिला। अब ऐसी जी। स्थिति के अंदर जब विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट किया जाएगा और कांग्रेस भी इसमें क्लेम करेगी, तो कुछ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, कुछ पेचीदगी पैदा होगी महाविकास आघाड़ी में, या एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि महाविकास आघाड़ी में सबसे पहला पावर की लड़ाई नहीं रहेगी। सबसे पहले ये लड़ाई रहेगी कि जो मौजूदा इलीगली घटना बाह्य सरकार है उसको पहले निकाल दो, फिर अंदरूनी जो है हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले ये जो सब में वो समझदारी रहेगी, क्योंकि सबका एक कॉमन गोल है, टू रिमूव द युति सरकार। तो अगर हम लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो मतलब नहीं है, और लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इस टाइम लोगों का दबाव बहुत है। पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में मिलजुल कर वो तय करती थी, ऐसा नहीं रहेगा। अभी ये लोग ना, ये कौन जीत के आने वाला है, ये इनका असेसमेंट है। देने के लिए टिकट देना वो अभी परिस्थिति नहीं रही है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी, क्योंकि डिवीजन हर जगह है। तो डिवीजन ऑफ वोट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें, ना होने दे, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद सत्ता में आना, ये दूसरी प्रायोरिटी रहेगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन रहेगा वो बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। जब वो जैसे पार्टीज चुन के आएंगे, जिसका जो ये है ज्यादा एमएलए आएंगे, तो उसके ऊपर डिसाइड होगा कि बेसिकली किन की वजह से ज्यादा एमएलए आ गए हैं। भले एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ज्यादा एमएलए आए, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होगा तो होता था क्या वहां पे, ये सारा विश्लेषण होगा। और मुझे लगता है कि आखिर में ये डिसीजन महाराष्ट्र में शरद पवार जी लेंगे, उद्धव ठाकरे जी लेंगे, वहां पे राहुल जी लेंगे। तो यहाँ पे जो कांग्रेस का डिसीजन है वो यहाँ की ये स्टेट की लीडरशिप नहीं लेगी। वो लीडरशिप जो है वो सेंटर की जो हाई कमांड है, जो पार्टी की है, वो राहुल जी लेंगे, और जो हाई कमांड है वहाँ के जो है वो लेंगे। यहाँ से एनसीपी और उद्धव ठाकरे के बारे में जो डिसीजन लेंगे शरद पवार जी, वो बड़े पैमाने पे बात करके
तीनों लोग इतने मैच्योर्ड है कि उनको आखिर में लोकतंत्र को बचाना है, आखिर में प्रजासत्ताक लाना है, आखिर में ये जो सब उन्होंने भोगा है, वो नहीं होना चाहिए। ये अगर वो तय कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कुछ सैबोटेज होगा। अभी इतने बड़े 50-50, 60-60 साल की राजनीति का अनुभव होने वाले जो लोग बैठेंगे, तो मुझे लगता है वो मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी और वोटर भी जी वही चाहते जी। हैं। मेरा एक और जी सवाल है, लेफ्ट और समाजवादी, ये अभी दिल्ली के अंदर 28 जो पार्टियों का जो इंडिया गठबंधन है उसमें तो अलायंस में है, लेकिन स्टेट के अंदर उस इस अलायंस में नहीं है, महाविकास अघाड़ी के अलायंस में। जी तो जी क्या इसको लेकर भी कुछ चर्चा है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। भले जी ही बहुत ज्यादा ताकत, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से ना हो, लेकिन हाँ, पॉकेट्स हैं, समाजवादियों पॉकेट्स के भी है। पॉकेट्स हैं, लेफ्ट के भी जी जी पॉकेट्स हैं, और एक जो हवा बनती है ग्रैंड जी जी अलायंस से, उसका एक बहुत जी बड़ा जी महत्व है। तो इसके बारे में आपकी निजी समझ क्या है? मैं पार्टी के तौर पे नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी की लाइन एक जो भी है वो पार्टी के प्रवक्ता हाँ बताएंगे, लेकिन मैं आपसे जी आपकी जी। राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय ये है कि वोटर अभी बहुत समझदार हुआ है। पहले क्या था, वोटर समझदार नहीं था ना, तो जो लोग जो है वो भले गठबंधन में आते हैं लेकिन उनको किसने खड़ा किया पीछे से वो समझ में नहीं आता, तो अच्छी अच्छी सीटें वो गिराते थे। तो वो जो इस टाइम भी वो हुआ है, लेकिन जिन्होंने इनडायरेक्टली स्लीपिंग पार्टनर बीजेपी के साथ होके दिखाने के लिए जो दिखावा क्या है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं ये, लेकिन शामिल नहीं हुए गठबंधन में, तो वो दे वांटेड टू डैमेज, ये गठबंधन को डैमेज करना चाहते। लोगों को बहुत समझ में आ गया है कि इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। तो लोग अगर सोच समझ के वोट करेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरी समझ है। दूसरी मेरी समझ ये है कि पॉकेट्स जो है, जहाँ जहाँ पे है, जहाँ पॉकेट्स है वहाँ अगर हम लोग अच्छा प्रचार करते हैं और जो लोगों को टिकट दी गई है जानबूझकर गिरवाने के लिए, वो उसमें अगर लोकल लेवल के ऊपर एक सीधा मैसेज जाएगा कि ये धर्मनिरपेक्ष और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, तो लोगों में जागृति लाना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब पॉलिटिकल जो नेता है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अगर हम लोग उनको लोगों को बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे। डैमेज करने की तो कोशिश होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन डैमेज करने की कोशिश को कौन किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो गया है, ये जब लोगों के समझ में आएगा। और आजकल यूट्यूबर्स इतने होशियार हो गए हैं, वो इतना अच्छा विश्लेषण करके लोगों के तरफ जाते हैं कि लोगों को डिसीजन लेने में एक मदद हो जाती है। तो मैं यूट्यूबर्स को अपील करती हूँ, सोशल मीडिया को अपील करती हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया से मेरी कोई भी ये नहीं अपेक्षा नहीं है, बिकॉज उनका लाइन तो तय होता है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए माध्यम जो है, प्रसार माध्यम है, उनका बहुत बड़ा रोल होगा। साथ में जैसे मैंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत यही होगा कि जो लोग मतलब कुछ पॉकेट्स में है, अभी भी उन्होंने काफी डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन हमको वो डैमेज वोट्स काउंट नहीं करने। वी हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये वोट हमें नहीं मिलने वाले, किसी भी हालत में नहीं मिलने वाले। तो वो उसके ऊपर हम लोग किस तरह से स्कोर करेंगे, ये अगर स्ट्रेटेजी बनेगी, जो गया वो गया, जो नहीं आने वाला नहीं आने वाले वोट से, लेकिन वाई शुड वी काउंट ऑन देम, वी शुड ओवरकम देम। ये अगर पार्टी की कार्यकर्ता की और लोगों की तैयारी रहेगी, तो ये जो नेगेटिविटी है जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को रोकने की, वो बहुत हद तक हम वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। जी। असल में अब जो समाजवादी हैं या लेफ्ट के लोग हैं, उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका रही है जी भाजपा को रोकने में, या जी एक डेफिनेटली। कट्टरपंथियों को रोकने के जी अंदर, जी और सोशल जस्टिस के इश्यूज को एस्टेब्लिश करने में, और एक वातावरण बनाने में। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा होता कि अगर एक ग्रैंड अलायंस होता जिसमें सोशलिस्ट और लेफ्ट दोनों के लोग होते, तो इसमें जिसे कहते हैं चार चांद लग जाते और इसकी एक ताकत बहुत बड़ी होती महाविकास अघाड़ी की। खैर हम आगे बढ़ते हैं।
और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समय मतलब जो जैसे मराठा आरक्षण का सवाल है ना? जारंगे जी जी अचानक जो है प्रकट होते हैं और इतनी बड़ी फ़ोर्स बन जाते हैं कि लाखों लोग उनके पीछे चल देते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये मराठा वाला इश्यू जो है वो लगातार चलता रहा है। तो एक तो मेरा सवाल है कि वो कितना असर डालेगा? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो पूरी दलित पॉलिटिक्स है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दलित पॉलिटिक्स है, अवेयरनेस जो है दलितों के अंदर वो तो महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन हमने जी ये देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक जो दलित हैं वो पूरा शिफ्ट हुआ और उसने इंडिया गठबंधन को काफ़ी बड़े पैमाने पर सपोर्ट करने का काम किया। लेकिन आपके यहाँ पर जो हैं जैसे प्रकाश अम्बेडकर जैसे जो लोग हैं जो एक तरीके से सौदेबाजी भी करते हैं और जो बहुत उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी क्या भूमिका जो है आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर रहेगी। तो संविधान को बचाने का जो सवाल है या लोकतंत्र को जो बचाने का सवाल है, वो दलित समूहों को कितना असर डाल पाएगा, ये सवाल है। तो ये 2 बातें हैं, एक मराठा आरक्षण को लेकर के और एक दलितों की इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, क्या असर रहेगा? ये तो बड़े पैमाने पे जो बड़े नेता हैं वो सब संभाल लेंगे। और मैं इतना ही कहती हूँ कि दलित जो वोट्स है वो काफ़ी पैमाने पे है। जरांगे जो जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पे है। और ओबीसी का भी एक बहुत बड़ा तबका है। तो ये सब जातीय समीकरण है, उसको एक अलग तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप सोच रही है। तो ये टाइम पे मुझे उसमें ये ज़्यादा भाष्य करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का ये है। क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव जो होता है ना, ये सिर्फ चुनाव नहीं होता है, ये क्राफ्ट्समैनशिप होती है। चुनाव लड़ाई नहीं होती है, ये लड़ाई में कितनी कम जख्म हो और जो लड़ता है वो जीवित भी रहे, वो जिंदा भी रहे, जीवित भी रहे, सक्सेसफुल भी रहे, उसको चुनाव में ज्यादा चोट न हो। ये जो गणित होता है चुनावी, ये बड़े सुलझे हुए नेता ही समझदारी से ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में बहुत ही अच्छे नेता है। जैसे राहुल जी है, वो उन्होंने ये जो समीकरण है यूपी में हुआ था, और उनके साथ ये अखिलेश जी है, उन्होंने बहुत सूझबूझ कर एक अच्छा निर्णय दिया है। यहाँ की जो लेफ्टिस्ट पार्टी है वो भी इनके जो विचार है वो भी लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है। तो ये डेमोक्रेटिक अलायंस जो प्रोग्रेसिव भी रहेगा, और आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह से ये समीकरण बनेगा, ये जो कि जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, पॉलिटिकल केमिस्ट्री, वो सही रहेगी। क्योंकि सबको अभी एक थ्रेट लग रहा है कि अगर हमारा लोकतंत्र नहीं बनेगा तो पूंजीवाद जो है वो बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट लाएगी, फिर कम्युनल राइट्स हो जाएंगे। भारत ने इतनी प्रगति की है, तो एक हम लोग अलग दिशा में जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते हैं। जी, जी असल में तिवारी जी अब प्रश्न करेंगे। बस मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा क्योंकि अब केवल 6 मिनट रह गए हैं। तो एक जी तो अपील आप इस बहुजन संवाद के माध्यम से जो आप दर्शकों से करना चाहें, एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के वो अपील चुनाव को लेकर भी हो सकती है और आपकी जो पूरी दृष्टि है उसको लेकर भी हो सकती है। पहले डॉक्टर तिवारी जी का सवाल आप ले लें ताकि एक साथ जी दोनों के ऊपर जो है बात कर लें। जी तिवारी जी। जी निर्मला जी, जैसा इस समय देख रहे हैं कि देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और ये सांप्रदायिक राजनीति और नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग कैसे हटाया जाए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर मैं मानता हूं तो सैद्धांतिक रूप से अपना वामपंथियों की है, समाजवादियों की है। जी लेकिन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि आपने अभी कहा कि वो लोग तो उनके विरोध में रहेंगे, तो वो इनके विरोध में रहेंगे ही इसलिए इनका समर्थन करेंगे, ये तो कोई बात बनती नहीं है। क्या इनको साथ रखने, अगर इनको साथ रखा जाए तो क्या उससे कुछ ज्यादा लाभ होगा, कुछ ज्यादा मोबिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं, मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि लेफ्टिस्ट पार्टी जो है वो विरोध में नहीं जाएगी महाविकास आघाड़ी में, बिल्कुल नहीं, वो साथ में रहेगी।
मेरा ये कहना है कि वो कैंडिडेट्स नहीं देंगे, तो क्यों नहीं डेफिनेटली देंगे? साथ ही दिया ना, वोट तो वो बंटवारा नहीं करेंगे। मेरी और आपकी जो ये बातचीत होगी कि ये क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा ये कहना है कि ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये लगता होगा कि चुनाव लड़के अगर वो हम लोग जीत नहीं पाएंगे तो अच्छे लोग हैं वो भी हारते हैं, तो ठीक नहीं है। तो इस तरह से दे आर वेरी मैच्योर्ड और बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। उनका और हमारा जो एनिमी है वो सेम ही है, तो इसमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और वामपंथी जैसे है, आपने मतलब कम्युनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, उनका बड़ा प्रभाव रहता है। सुधारणावादी और सत विवेक बुद्धि वाले ये लोग होते हैं, तो दे विल नॉट स्पॉइल द गेम, दे विल। रही बात जो आपने वंचित की कही, या तो समाजवादी ओवैसी जो है, मतलब मैं खुल के ही बात करती हूँ, जैसे कि वंचित है, ओवैसी है, जो कभी कभी वो मुस्लिम वोट को काटते हैं क्योंकि वो वोट बीजेपी नहीं काट पाती है। वंचित के जो वोट्स है, जो जो कांग्रेसी वोट होते हैं या तो सेक्युलर वोट होते हैं जो बीजेपी को नहीं मिलते, तो कुछ चुनाव में वो खड़ा करके उतना डिवीजन ऑफ वोट्स, अभी वर्षा के इलेक्शन में भी आप देखेंगे, मैं 1 लाख वोटों की मार्जिन जी को मैंने काफी कैंडिडेट डिक्लेयर, हम लोग ने काफी प्रचार भी किया था। बट आपको आश्चर्य लगेगा, 1 लाख वोट से आने वाली हमारी सीट सिर्फ 16,000 से आ गई। वी आर वेरी सरप्राइज कि बाद में पता चला कि ओवैसी और वंचित, पता नहीं, आई स्टैंड टू करेक्ट, कि उन्होंने जी 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 80,000 वोट दिए, 80,000। तो ये जी जी वोट कटुआ अ, जो वो जी ये जी रोल खेलते मुझे हैं, मुझे लगता है तो निर्मला जी, काइंडली हम रोकना लोग बहुत जरूरी आपकी है। अपील सॉरी सॉरी। आपकी अपील सुनना अपील चाहेंगे। अपील जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे घटना को बचाने के लिए, जो बढ़ती हुई जो पॉलिटिसाइजेशन है उसको रोकने के लिए, और खास करके कम्युनल जो फोर्सेस है, जो हमारे पीस को ये तितर बितर करते, उससे हमको आइडेंटिफाई करना है। और उस तरह से हमको जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस की जो अलायंस रहेगी उसको साथ देना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज जो है, बहुजन जो हमारे लोग हैं, दे शुड कॉन्शियसली टेक डिसीजन, ताकि जो मौजूदा सरकार है वो न आ पाए स्टेट जी ऑफ महाराष्ट्र में। जी जी जी। और राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं अब, राष्ट्रीय क्योंकि स्तर पे 400 पार वाले 240 पर आ गए हैं और विपक्ष 234 पे पहुंच गया है, तो आपको क्या होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है? जी, राष्ट्रीय बस दो लेवल पे मिनट जो बाकी है हम लोगों के। इंडिया अलायंस जो जी गठबंधन है उसके साथ रहना चाहिए, तो ही हमारी डेमोक्रेसी और हमारी भारतीय संविधान है वो बचेगा। जी। महिलाओं से कोई विशेष अपील आपकी? महिलाओं से विशेष अपील ये है कि महिलाएं जो बड़ा रोल प्ले करती है और वो बहुत ही सूझबूझ से करती है, तो मैं महिलाओं से भी यही अपील करूंगी कि आपका एक बड़ा रोल है इसमें, इस समाज में परिवर्तन लाने का, तो आप इंडिया अलायंस के साथ रहिए और यहाँ पे महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के साथ रहिए। आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा कि ये जो डोल्स देने की बात है, कुछ पैसा हर महीने मिलेगा, उसका बड़ा हाँ असर होता है। कई राज्यों में उसका असर जी देखा है, तो जी उसके ऊपर जी। भी अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें 1 देखिए, मिनट की। ये जो उन्होंने माझी बहन लाड़की, ये जो स्कीम है वो उन्होंने इलेक्शन में करने के लिए किया है। हालांकि उसमें भी बहुत एक चुनावी ये है, जुमला है, उसमें जाइएगा नहीं। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो इससे भी बेहतरीन स्कीम जो है हम लाएंगे। इलेक्शन के लिए नहीं लाएंगे, लेकिन रियली विमेन एम्पावरमेंट के लिए लाएंगे। आज इनके पास पैसा भी नहीं, फिर भी उन्होंने स्कीम जी लास्ट मिनट में डिक्लेयर किए हैं, तो उसमें जी। झांसे में नहीं बहुत जाना बहुत चाहिए। शुक्रिया आपका निर्मला जी, आपने समय दिया और बहुत अच्छी बातचीत हुई। और दर्शकों से अनुरोध कि